हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 60 के बारे में, जिसमें आज भी हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि यूके ट्रिपल एस के द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इन 10 प्रश्नों के आधार पर इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने प्ले स्टोर पर अपनी एक नई एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक बनाई हुई है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी सारे फ्री टेस्टेस हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको उसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी बहुत जल्द एक प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ आप जरूर देख लें। और एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट बताए जाते हैं उन्हें आपको नोट डाउन जरूर करना है। एग्जाम्स में आपको यहाँ से बाहर बहुत कम चीज़ें देखने को मिलेंगी। एटलीस्ट 40 में से 30 क्वेश्चन आपको पोस्टमार्टम सीरीज से ही देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, हमारे महान हिमालय की श्रेणियों के अंतर्गत महान हिमालय या द ग्रेट हिमालय को ही, या बृहत हिमालय या जिसे हम उच्च हिमालयी क्षेत्र कहते हैं, उसे द हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा महान हिमालय है या उच्च हिमालय है, इसे हिमाद्री के नाम से किस में जाना गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों हिम मतलब हमेशा वर्ष भर हिमाच्छादित रहने के कारण इस क्षेत्र को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और बृहत हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र को ही द हिमाद्री या द महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों उत्तराखंड का अगर आपने भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा तो मुख्यतः 8 प्रकार से उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किया जाता है। सबसे अगर हम बात करें दक्षिण में तो गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है, फिर तराई क्षेत्र आता है, फिर भाबर क्षेत्र आता है, फिर शिवालिक क्षेत्र आता है। शिवालिक क्षेत्र से ही दोस्तों हमारा क्या होता है, हिमालय शुरू हो जाता है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र, फिर द्रोण या द्वार क्षेत्र आता है, फिर लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र आता है, फिर बृहत हिमालय या उच्च हिमालय आता है, और उसके बाद में लास्ट में ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर होता है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद में आता है हमारा बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र। इसी को द हिमाद्री या द ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय या हिमाद्री नाम से इसे जाना जाता है। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड के कितने जनपद में हमारा बृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र का विस्तार है, तो उत्तराखंड के 6 जनपद में हमारा बृहत हिमालय का विस्तार है। ये 6 जनपद दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे कैसे, सबसे ऊपर से आप शुरुआत कीजिए। उत्तरकाशी बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है, उसके बगल में चमोली भी बृहत हिमालय में आता है, उसके बगल में दोस्तों पिथौरागढ़ भी बृहत हिमालय में आता है, पिथौरागढ़ के जस्ट बगल में बागेश्वर ये भी बृहत हिमालय में आता है, ऊपर रुद्रप्रयाग भी बृहत हिमालय में आता है, और टिहरी गढ़वाल भी बृहत हिमालय में आता है। अब यहाँ से दोस्तों एक बार यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछा था और लोक सेवा आयोग ने आंसर दिया था कि बृहत हिमालय का विस्तार सिर्फ 5 राज्यों में है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड की बुक्स में 6 राज्य दिया गया कि आपको भी 6 ही याद रखने हैं। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी है टिहरी को लेकर कि टिहरी महान हिमालय या बृहत हिमालय में आता है या नहीं आता है। देखिए दोस्तों, टिहरी का जो ऊपर वाला एरिया है ना, जहाँ पे हमारा खतलिंग ग्लेशियर या जो ये ग्लेशियर ताले वाले पाई जाती है, वो तो हमारा महान हिमालय में आता है, लेकिन उसके नीचे जो प्लेन वाला एरिया है वो महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए काफी सारा इसमें कंफ्यूजन है कि टिहरी आता है या नहीं आता है। एटलीस्ट हमें मानते हुए चलना है कि टिहरी भी हमारा महान हिमालय के अंतर्गत आता है। तो बृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड के कितने जनपदों में पाया जाता है? 6 जनपदों में पाया जाता है। उत्तराखंड की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां दोस्तों, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं, सब कहां स्थित है? महा हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, और ये सबसे ठंडा क्षेत्र है। उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा, मतलब सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन सा? बृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पे क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, और उत्तराखंड में अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और 4500 से लेकर के 7817 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है, और मुख्यतः 6 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब यहीं से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के कितने जनपदों में पाया जाता है? तो लघु और मध्य हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के 9 जनपदों में पाया जाता है। और अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक विस्तार किस हिमालय का है, तो लघु या मध्य हिमालय का, जो कि 9 जनपदों में पाया जाता है। अगला जो यहां से प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड के कितने जनपदों में पाया जाता है? तो शिवालिक क्षेत्र का विस्तार उत्तराखंड के 7 जनपदों में पाया जाता है। अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में है या नहीं है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है, कुछ हमारे भूगोलविद कहते हैं कि यार ट्रांस हिमालय क्षेत्र का जो वृष्टि छाया प्रदेश वाला भाग है वो हमारे उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भी मेनली जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद का ऊपर कुटी आंगटी वाला एरिया है, और इधर उत्तरकाशी में जो सबसे टॉप का एरिया है, यही बस ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे भी वही कंट्रोवर्सी है कि कुछ भूगोलविद कहते हैं कि है, कुछ भूगोलविद कहते हैं कि नहीं है, लेकिन हमें मानते हुए चलना है उत्तराखंड के अकॉर्डिंग भी कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भी उत्तराखंड में विस्तार पाया जाता है। कुछ भाग तक 20 से 30 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। जैक्सर पर्वत श्रेणियाँ और वृष्टि छाया प्रदेश हमारे यहाँ पर पाया जाता है। जो हमारे अधिकतर दर्रे होते हैं मेनली बृहत हिमालय से ट्रांस हिमालय में जाने के लिए, वो भी इसके मध्य में पाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए।
अगला हमारा दूसरा दूसरा क्वेश्चन है आज का कि उत्तराखंड भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों पहले भी करा चुका हूं। तो उत्तराखंड का शहरी लिंगानुपात है 100 में से 884, यानी सॉरी 1000 में से, यानी कि 1000 पुरुषों में से यहाँ पे 884 महिलाएं रहती हैं। वहीं आपसे अगर प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों कितना, 1000 में से 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1000 स्त्रियां हैं। और उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह दोस्तों कितना, 963 यहाँ का ओवरऑल लिंगानुपात है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों क्या, हरिद्वार। ये सारे फैक्ट्स आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमालयी राज्यों के तहत निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में उत्तराखंड का स्थान क्या है। देखिए दोस्तों, निर्यात तत्परता सूचकांक जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, ईपीआई यानी कि एक्सपोर्ट प्रीपार्डनेस इंडेक्स 2020 के नाम से इसे जाना जाता है, या मेनली ईपीआई इंडेक्स 2020 के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिमालयी राज्यों के अंतर्गत उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है, पहला स्थान है। और अगर ओवरऑल ही पूछा जाए कि भारत में निर्यात तत्परता सूचकांक के अंतर्गत पहला राज्य कौन सा था, वो था दोस्तों हमारा कौन सा, गुजरात। और जो हमारे वर्तमान में कितने हिमालयी राज्य बचे हैं, 10 हिमालयी राज्य बचे हैं, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 10 हिमालयी राज्यों के क्रम में सर्वाधिक तत्परता सूचकांक 2020 कहाँ है, उत्तराखंड में। और दोस्तों आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आज अगर आप ऑनलाइन एग्जाम पेपर देते हैं उत्तराखंड के, तो ऑनलाइन एग्जाम पेपर में क्या होगा कि बहुत बार आपके सामने जैसे उसमें सेक्शंस बने रहते हैं। पहला सेक्शन हिंदी का रहेगा, हिंदी में सपोज आपके 20 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन उसमें रहता है आपका रीजनिंग का, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरा सेक्शन जो उसमें रहेगा वो रहेगा दोस्तों जीएस का, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। और अगला सेक्शन जो रहेगा उत्तराखंड का, तो उसमें जब आप उत्तराखंड सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस सूचकांक के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर कौन था, या ये योजना सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई थी, तो उसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। ये दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक होती है एग्जाम में सॉल्व आउट करने की। कभी कभी क्या होता है कि आपको उत्तराखंड वाले ऑनलाइन एग्जाम में यही फायदा है, जो सेक्शन अगर सेक्शन बने होंगे तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप उत्तराखंड वाले सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर आपसे पूछा जाता है कोई भी सूचकांक पूछ लेगा कि सूचकांक के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, या उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, या निम्न में से किस जनपद में सबसे पहले ये सेवा शुरू हुई थी, उत्तराखंड के किस मतलब भारत के किस राज्य में सबसे पहले इस योजना को लागू किया गया था, या इस योजना को लागू करने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है, तो उसके आंसर अधिकतर हमारे उत्तराखंड का ही होता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है एग्जाम में, आप कभी कभी इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, पहला है। ठीक है, ये मतलब एक तुक्का बांधने का तरीका है, वैसे आप पढ़ के जाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ये तो क्वेश्चन काफी पुराना हो गया, बच्चों को आता होगा। अल्मोड़ा जनपद में हमारा गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है। अब गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1979 को दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी। अब अल्मोड़ा में ही क्या है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय तो है ही है, इसी के साथ साथ में अल्मोड़ा में दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय संस्थान भी स्थित है, जो कि कोसी नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों अल्मोड़ा में क्या स्थित है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, वो भी अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा में लोक कला संस्थान दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां स्थित है, कटारमल अल्मोड़ा में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1924 में बोसी सेन ने करी थी और 1936 में फिर से अल्मोड़ा लाया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों पूसा की पर्वतीय इकाई या भारतीय कृषि अनुसंधान विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सारे उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरणीय शिक्षा संस्थान ये भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। तो ये सारे संस्थान और विभाग आपको याद रखने। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है, अल्मोड़ा में है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया भी था कि उत्तराखंड का प्रथम शहरी वन कौन सा है जो झांझरा वन रेंज परिसर में स्थित है। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन आप देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रथम शहरी वन कौन सा है जो कि झांझरा वन रेंज में इसमें स्थापित किया गया है। तो आनंद वन जो है दोस्तों, इसे झांझरा वन रेंज में विकसित किया गया है, और ये क्या है, उत्तराखंड का प्रथम शहरी वन है। ये भी आपको डायरेक्टली याद करना है, उत्तराखंड का पहला शहरी वन कौन सा है, वो झांझरा वन रेंज में जिसे स्थापित किया गया है, आनंद वन। ठीक है, कहां पड़ता है आनंद वन दोस्तों, ये देहरादून जनपद में ही स्थित है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है अगली बार से कि उत्तराखंड का पहला शहरी वन आनंद वन किस जनपद में स्थित है, तो वो हमारा देहरादून में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से रिलेट करते हुए पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां, ये भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि उत्तराखंड में मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। तो मानसून या बरसात के मौसम को स्थानीय रूप से बसगाल या फिर चौमास कहा जाता है, बसगाल
या फिर चौमास कहा जाता है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि जो हमारा गर्मी का मौसम है उसे क्या कहता है, उसे रूढ़ी या खरसाऊ, रूढ़ी या खरसाऊ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि शीत ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो शीत ऋतु को उत्तराखंड में ह्युंद या शुंद कहा जाता है। ह्युंद या शुंद आप दोनों ही नोट डाउन कर लीजिए। घाटी का क्या, ह्युंद और शुंद। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता था, क्योंकि इसके परफेक्टली कहीं एविडेंस भी नहीं मिल रहे। और अगर सूचकांक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे लिखा गया कि राजी को लुप्तप्राय भाषा के रूप में भले ही मान्यता नहीं दी है, लेकिन राजी लुप्त होने के कगार पर है। लेकिन आंसर इसका राजी है, तो आप भी राजी ही मान के चलेंगे कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी भाषा को यूनेस्को ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में किस को मान्यता दी है दोस्तों, ये राजी जनजाति की भाषा को मान्यता दी है। ठीक है, अब यहीं पे दोस्तों ये जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा का जो सूचकांक जारी हुआ था, ये यूनेस्को द्वारा यूनेस्को एटलस ऑफ द वर्ड्स लैंग्वेज इन द डेजर्ट्स 2010 में जारी किया गया था, और 2016 के आसपास में इसका थोड़ा बहुत संशोधन भी हुआ था दोस्तों, जिसके तहत आदिवासी भाषा जो कि जौनसारी हमारा आदिवासी जनजाति या वनरावत जनजाति हम जिसे कहते हैं, राजी जनजाति, उसकी भाषा को गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में मान्यता दी थी। तो इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लेकिन आंसर आयोग ने राजी माना है, तो आप लोगों को भी राजी करना है। आप देखिए दोस्तों, एक और भाषा है उत्तराखंड की रंग भाषा या रंगलो भाषा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी उल्लेख किया था। रंग जनजाति, रंग जो है दोस्तों भोटिया की एक उपजाति मानी जाती है। रंग जनजाति पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है, और इस भाषा के बारे में कहा जाता है कि इसकी भी कोई लिपि नहीं है। रंग भाषा या रंगलो भाषा इसे कहा जाता है। अब राजी जनजाति देखिए दोस्तों, अधिकतर उत्तराखंड के किस जनपद में निवास करती है, तो पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। और पिथौरागढ़ के भी दोस्तों धारचूला, डेरीहार, मुंशियारी वाले एरियाओं में राजी जनजाति निवास करते हैं। इसे बंदरावत या जंगल जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। और इनके जो आवास होते हैं इसे रौत्युड़ा कहा जाता है। रौत्युड़ा, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, रौत्युड़ा किसके आवास होते हैं, तो राजी जनजाति के आवास रौत्युड़ा होते हैं। इनकी जो बोली होती है इसे मुंडा कहा जाता है, और यूनेस्को द्वारा इसे गंभीर लुप्तप्राय भाषा के रूप में भी मान्यता दी गई है। इनमें वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन है दोस्तों। इनके प्रमुख देवता बागनाथ देवता होते हैं, और इनमें मूक विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये रात को क्या करते थे, पहले से मूक विनिमय प्रणाली के द्वारा ये व्यापार करते थे। और रिंग डांस जो है वो भी राजी जनजाति के लोग करते हैं, जो कि थड़िया के ही समान में माना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम राजी जनजाति के बारे में बात करें, तो राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी, राजी जनजाति। इसे जनजाति का दर्जा कब दिया गया था, 1967 में इसे राजी जनजाति का दर्जा दिया गया था। ये स्वयं को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, फिलहाल आप इतनी चीज़ें इनसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में किस नदी से मिलती है, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो कर्णप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। पिंडर नदी का उद्गम कहां से होता है, पिंडारी ग्लेशियर से होता है, जो कि एटलासुन कर्णप्रयाग में जाके दोस्तों अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा नदी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे संगम होता है, कर्णप्रयाग में। अब अलकनंदा के साथ में देखिए दोस्तों, पंचप्रयाग में अलकनंदा सेम रहती है, और जो अन्य नदियां होती है वो अलग अलग हो जाती है। उसके बाद में नंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा से कहाँ पे होता है, ये नंदप्रयाग में होता है। नंदप्रयाग में किसका किसका, अलकनंदा और नंदागिरी का संगम होता है। धौली गंगा या विष्णु गंगा भी इसे कहा जाता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, विष्णुप्रयाग में होता है। ठीक है, और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। अगला आता है हमारा देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। उससे आगे इसे फिर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। मैं तेज दोस्तों इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदी ग्लेशियर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो काफी सरल है। देखिए, रालम ग्लेशियर कहाँ है, रालम और नामिक दोनों ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, तो गढ़वाल में स्थित नहीं है। सुंदर डोंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये बागेश्वर में स्थित है, ये भी गढ़वाल में स्थित नहीं है। तो डोकरियानी हिमनद दोस्तों, द्रौपदी का डांडा जहाँ पे स्थित है, डोकरियानी हिमनद उत्तरकाशी जनपद में हमारा पड़ता है। ये हमारा कहाँ है, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है डोकरियानी हिमनद। और ये दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और एग्जाम में हूबहू इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। तो 10 में से आप ये मान के जा सकते हैं 9 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे नया था, यूनेस्को वाला। ठीक है, तो डोकरियानी हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, पुरानी जितनी भी वीडियोज हैं आप उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने करी थी, ये भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, किताबों में आपको मिल जाएगा। तो नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी गोविंद वल्लभ पंत जी ने। गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूट नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मनोरथ पंत और इनकी माता का नाम था गंगा देवी। ठीक है,
अब दोस्तों इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पुत्र। अभी हिमालय पुत्र में ना बड़ी कंट्रोवर्सी, हिम पुत्र की भी बड़ी कंट्रोवर्सी है दोस्तों। कहीं कहीं आप देखेंगे कि हिमालय पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत जी को जाना जाता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। आप कहीं कहीं देखेंगे आप गोविंद वल्लभ पंत जी को हिम पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिम पुत्र के नाम से। और अभी मैंने आपको जब करंट अफेयर्स की वीडियो बताई थी तो वहां पर भी हमने ये बात करी थी कि जो हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को भी हिमपुत्र और हिमालय पुत्र दोनों के नाम से जाना जाता है। अखबार में तो खासकर दैनिक जागरण के लेख में यही छपा था कि हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा, लेकिन हिमालय पुत्र के नाम से किसको, गोविंद वल्लभ पंत जी को भी जाना जाता है। तो आप ये कंट्रोवर्सी समझिए। अगर आपसे हिमालय पुत्र या हिम पुत्र दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में या तो गोविंद वल्लभ पंत जी मिलेंगे या आपको हेमवती नंदन बहुगुणा जी मिलेंगे। अगर आपको दोनों मिलते हैं तो आप कोई भी करके आ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको हिमालय पुत्र में ज्यादा जो मान्यता देनी है वो गोविंद वल्लभ पंत जी को ही देनी है, और हिम पुत्र में ज्यादा जो मान्यता देनी है वो किसको देनी है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को ही देनी है। गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न से इन्हें 1957 में सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे। 1914 में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना करी थी। 1903 में अल्मोड़ा में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, और इसी के दौरान दोस्तों इन्होंने कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करी थी, ठीक है। और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ें आपको गोविंद वल्लभ पंत जी से याद रखनी है, जो मेन सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इन्हें महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत महाराष्ट्र के नाम से भी इन्हें महाराष्ट्र की उपाधि इन्हें इनके दोस्तों के द्वारा दी गई थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों। 10 प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली है। 10 के 10 प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आपने हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।